राम राम सा खमा गणित स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 70 2022-23 के लिए कक्षा 12वीं के लिए लेकर आ चुके हैं मॉडल प्रश्न पत्र। और ये मॉडल प्रश्न पत्र है वो हिस्ट्री का होने वाला, जी हाँ स्टूडेंट, हिस्ट्री इतिहास का पेपर होने वाला है। और जो इस बार है आपका जो पूर्णांक है, मतलब जो आपके पेपर है वो 70 नंबर का है वो होगा, ठीक है, कक्षा 12वीं के लिए। और जो टाइम है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है वो दिया जाएगा, जी हाँ स्टूडेंट, 3 घंटे 15 मिनट का। तो आइए बात के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आगे आपको एक ऐसी ट्रिक है वो बताऊंगा जिसके माध्यम से आप है खंड अ में ज़्यादा से ज़्यादा है क्वेश्चन है वो कर सकते हो। माना कि मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको आ रहा है लेकिन सेकंड क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा है, तो भी वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो उसकी सीक्रेट ट्रिक है मैं आपको आगे है बताऊंगा। और आप हैं वो वीडियो में खंड है वो जो कि जरूर देखना, उसके बिना आपको कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी खंड और ब कोई मतलब नहीं है। खंड देखा आपने तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। जो खंड अ है, खंड अ में क्या है, सही विकल्प जो का चयन करना है आपको। और ये खंड और आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन है वो रहेगा, ठीक है। तो इसमें सही विकल्प वाले क्वेश्चन है, इसमें है कि पहला है पारंपरिक भक्ति आंदोलन में नयनारों से क्या तात्पर्य था। तो क्या क्या तात्पर्य था? विष्णु भक्तों से, शिव भक्तों से, राम भक्तों से या फिर कृष्ण भक्तों से। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? जो शिव भक्त है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिव भक्तों से हो जाएगा। जो वो ऑप्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। और जो विष्णु भक्त है उनको क्या कहते हैं, मतलब अलवार, ठीक है। मतलब यदि क्वेश्चन में यहाँ पर पारंपरिक भक्ति आंदोलन में अलवार से क्या तात्पर्य था, तो अलवार है ना विष्णु भक्तों से है, कि किससे है, विष्णु भक्तों से। और यदि आपको नयनारों से पूछे तो आप क्या करोगे, शिव भक्तों से। बाकी इसमें आंसर आपका हो जाएगा शिव भक्तों से, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुए आंदोलन का नेतृत्व किस ब्राह्मण ने किया था? किस ब्राह्मण ने किया था? अली जिन्ना, पन्ना, बासवना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? जो बासवना है ना, बासवना है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व है वो क्या था, ये मतलब ब्राह्मण था। कौन था? बासवना ना, ब्राह्मण, ठीक है। आइन ए अकबरी संबंधित है, तो आइन ए अकबरी किससे संबंधित है? जहांपन अकबर से, बाबर से या फिर उपरोक्त दोनों या फिर अबुल फजल से। तो कौन सा हो जाएगा? आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी कौन सा हो जाएगा? इसमें जहांपन अकबर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहांपन अकबर से। जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है जो कि जहांपन अकबर है आइन ए अकबरी से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य में इतिहास में शाहजहां का शासनकाल माना जाता है। शाहजहां का शासनकाल है वो कौन सा माना जाता है? 1556 से 1605, 1628 से 1658 और 1658 से ये 1707 और 1556 से 1557 तक, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? जो आपका ब ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 1628 से लेकर 1658 तक, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो 1658 से है ना से लगाकर 1707 ये है ना, ये औरंगजेब का है वो शासनकाल है वो माना जाता है। किसका माना जाता है? औरंगजेब, ठीक है। ये याद रखने के लिए मैं बता देता हूँ। और जो ये है ना आपको शाहजहां का शासनकाल वो आपका हो गया वो ऑप्शन 1628 से लेकर 1658 तक, ठीक है। इसमें आपका वो हो जाएगा, ठीक है। औरंगजेब का आपका 1658 से लेकर 1707 तक, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों में के रूप में थी। पांडुलिपि, जो पांडुलिपि है रचना का मुख्य केंद्र था, कौन सा था मुख्य केंद्र? बावर्ची खाना या फिर शाही छापेखाना या फिर शाही किताब खाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो य ब स द इनमें से कौन सा हो जाएगा? आपका स ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, शाही किताब खाना। कौन सा हो जाएगा? शाही किताब खाना है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर स है वो करोगे और स कर दिया तो आपको 1 नंबर है वो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आगे एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, यदि आपको पसंद नहीं आता फिर भी आप कर सकते हो। कैसे कर पाओगे बताता हूँ। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की। हड़प्पई मोर, पक्की ईंटों से बना वृक्ष, धोलावीरा से मिला जल से या फिर उपयुक्त हैं सभी। तो कौन सा हो जाएगा? हड़प्पई मोर है वो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हड़प्पई मोर। जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है ना सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट
पूर्व वस्तु कौन सी है, हड़प्पा मूर, ठीक है। इनमें से ही बताना है, अलग है आपको नहीं बताना, ठीक है। मोहनजोदड़ो सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा अंश नहीं है, तो मोहनजोदड़ो का सभ्यता का एक अंश है, ठीक है। मतलब अंश मतलब नाले हैं, जैसे दुर्ग है, स्नान है, इस तरह है ना, ऐसा कौन सा है वो अंश है, वो नहीं है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, जो गृह स्थापत्य है वो आपका नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये हमें नहीं पूछा है तो हम नहीं करेंगे ना, तो इसका मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करोगे, दो ऑप्शन है वो हो जाएगा। उसके बाद 16 महाजनपदों में सबसे प्रथम जनपद है, 16 महाजनपद है ना, उनमें से प्रथम जनपद है कौन सा है, मगध, कौशाम्बी, कालीबंगा या फिर मत्स्य। तो कौन सा हो जाएगा, मगध है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को पता है मगध है जो कि प्रथम महाजनपद है, 16 महाजनपद है ना, तो उसमें से प्रथम है मगध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा इमारत अवस्थित है, सबसे जो कि क्या है, अद्भुत है ये सांची कनखेड़ा जो क्या है, इमारत है, ये कहाँ पर है, विराटनगर में या फिर उज्जैनी में या फिर भोपाल में या फिर अजमेर में। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका, भोपाल में, जो भोपाल है ना आपका 100 ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भोपाल है, कहाँ पर है, तो ये याद रखना मेरे दोस्त, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है भोपाल। और ऑप्शन में आपको यदि मध्य प्रदेश दे तो मध्य प्रदेश करेक्ट करना, अगर भोपाल दे तो भोपाल करेक्ट करना, है ना, ठीक है। तो सांची कनखेड़ा ये अब इमारत है भोपाल में, ठीक है। तो 100 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो कब की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि आपको पता है भारत में आई थी, उसने है ना कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो कब की गई, 1776, 1773 में, 1790, 1774। तो इनमें से कौन सा जगह आपका जो दसवा है ना आपका, ये 1773 में हो जाएगा। कौन सा जगह, 1773, ठीक है। मतलब वो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर दोगे, ब ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी बात पर एक लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन है हो चुके हैं और आगे भी आपको मॉडल पेपर है वो मिलते रहेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक द्वारा कीजिए, तो क्या कीजिए, कोष्टक जो कोष्टक दिया ना, इन कोष्टकों में से ही आपको है वो लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आगे, पहला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी को मार्च 1922 में 22 को, ठीक है, क्या किया गया, गिरफ्तार किए गए। तो किसके आरोप में गिरफ्तार किए गए, देशद्रोह के या फिर राजद्रोह के, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें राजद्रोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजद्रोह के आरोप में वो गिरफ्तार किया गया था महात्मा गांधी जी को मार्च 1922 में, ठीक है। और एक ब्राह्मण ने पद्धति जो लगभग ईसा पूर्व के बाद अस्तित्व में लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी, तो मतलब कितने ईसा पूर्व के बाद की आई थी, तो आप बताना है 1000, 2 या फिर 1000। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000, ठीक है। उसके बाद इसमें तो आपका हो गया राजद्रोह। प्राचीन काल में हिंदू शब्द का उपयोग के लिए होता था, हिंदू शब्द है ना, मतलब कौन करता था इस हिंदू शब्द का उपयोग, ठीक है, हिंदुस्तान या फिर सिंधु, हिंदू या हिंदुस्तान या फिर सिंधु। तो आपको सभी को बताएं सिंधु होता है। प्राचीन काल में हिंदू शब्द का उपयोग सिंधु के लिए होता था, किसका, मतलब जो हिंदू है और सिंधु दोनों मिलते जुलते हैं ना, तो इसलिए है ना ये होता था, ठीक है, हिंदू और सिंधु। तीसरा क्वेश्चन है जो कि आपकी ये है ना, ये क्वेश्चन है आपका जो कि 3 नंबर का था ना, ऊपर वाला था ना, ये 3 नंबर का था। और अब जो कि क्वेश्चन है 5 नंबर का होने वाला है, हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का, और 5 क्वेश्चन है 5 नंबर के। निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए और सत्य तथा असत्य बताइए। सत्य और असत्य बताना है, इनमें से मतलब कौन सा गलत है और कौन सा सही है, ठीक है। और 1-2 के मैं कारण भी बताऊंगा आपके। एक साम्राज्य की राजधानी अध्याय में साम्राज्य की राजधानी विराटनगर को बताया गया है, क्या ये सही है। जो एक साम्राज्य की राजधानी है ना, एक अध्याय है आपका, ठीक है, इस अध्याय में साम्राज्य की राजधानी विराटनगर को बताया, क्या ये सही है या फिर गलत। तो इसका कारण क्या है आपका, आपका ये है ना गलत है। क्यों गलत है, यदि यहाँ पर विजयनगर होता ना, विराटनगर की जगह विजयनगर होता तो ये सही होता, विराटनगर है आपका नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये कथन है वो गलत है। इसके बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुणे सन 1932 में शुरू किया था, ठीक है। तो ये है ना आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो पुणे में तो शुरू किया था, लेकिन 1932 में नहीं किया था, 1930 में शुरू है वो किया था। तो इसलिए ये कथन है आपका ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कथन आपके गलत हो गए। उसके बाद तीसरा है, रेत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों की विरोध में किसानों के लिए किया जाता था। रेत शब्द का प्रयोग है ना वो, ठीक है, तो किसानों के लिए किया जाता था, ये बिल्कुल भी सही है, ठीक है, बिल्कुल क्या है, सही है। रेत शब्द का प्रयोग किया जाता था किसके लिए, किसानों के लिए, अंग्रेजों के विरोध में, है ना। उसके बाद यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, उपरोक्त कथन जनरल लॉर्ड डोलोजी ने 1850 में कहा था।
तो ये कथन ये सही है या फिर गलत, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, एक बार आप मान लीजिएगा। जो ये कथन है ना, ये आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब असत्य, मतलब गलत है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है अवध रियासत के बारे में कहा था। किसके? पहली बात तो ये यहाँ इसके लिए है वो नहीं कहा गया था। किसके लिए कहा गया था? अवध रियासत के बारे में। लेकिन 1850 में नहीं कहा था, ये 1851 में कहा था। कब कहा था? 1851 में। ठीक है, तो ये भी याद रखना। उसके बाद असहयोग आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभावी दृष्टि से सकारात्मक था। क्या ये कथन है सही है? तो बिल्कुल नहीं, ये कथन है वो सत्य है। शांति की दृष्टि से तो नकारात्मक था। क्यों नकारात्मक था? तो आपको पता है चोरा चोरी कांड हुआ जो कि हिंसा है, हिंसा हुई थी, है ना, तो वो इसलिए है नकारात्मक है वो हुआ था। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन है आपका हो जाएगा और 5 नंबर आपको इसमें मिल गए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम खंड ब की तरफ। तो खंड ब है नीचे दिए गए अति लुरात्मक प्रश्नों का उत्तर लगभग 10 से 20 शब्दों में है देने। कितने शब्दों में? 10 से 20 शब्दों में देने। ठीक है, और कोई सभी क्वेश्चन है एक एक नंबर के आपके रहने वाले। ठीक है, ऐसे 2 तरीकों का उल्लेख कीजिए जिसके द्वारा हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल है वो प्राप्त करते थे। ऐसे 2 तरीके बताने। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जैसे आप बता सकते हो कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, कि लोग क्या करते हैं, उन स्थानों पर अपनी बस्ती स्थापित कर ली थी। कहाँ पर स्थापित कर ली? जहाँ पर है ना, जिन स्थानों पर से आवश्यक कच्चा माल सरलतापूर्वक उपलब्ध हो सकता था। मतलब वहाँ पर बस्ती स्थापित कर ली जहाँ पर है वो माल मिलता था, है ना। ठीक है, तो एक तो आप ये पॉइंट लिख दो। उसके बाद एक सेकेंड पॉइंट है, हमें तो 2 लिखने, एक आप लिख दोगे और आपको इसमें उदाहरण लिखना हो ना पहला पॉइंट में, तो उदाहरण के लिए इन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहाँ संघ सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता अपनी बस्ती स्थापित कर ली। ठीक है, जहाँ पर संघ है वो सरलतापूर्वक मतलब आसानी से प्राप्त हो जाता था, वहाँ पर क्या कर लिया उन्होंने? बस्ती है वो स्थापित कर ली। कहाँ पर? नागेश्वर और बालाकोट हैं वो। ठीक है, तो ये आप पहला पॉइंट में लिख दिया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में लिखोगे उन्होंने सुदूर अफगानिस्तान में स्रोतुगई में अपनी बस्ती स्थापित कर ली, क्योंकि यह स्थान नीले रंग के पत्थर यानी लाजवाब मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट था। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। और आसान भाषा में बताऊं, एक थर्ड पॉइंट जो कि आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूं। ठीक है, एक्स्ट्रा मान लीजिए जैसे वस्त्र निर्माण के लिए सूत कपास से प्राप्त किया जाता है। आपको पता है वस्त्र निर्माण के लिए सूत है वो जो कि कपास से प्राप्त किया जाता है। तो कपास है वो कहाँ करेंगे? कपास क्या खेत में करेंगे ना, तो कपास की खेती की जाने लगी। और ऊनी कपड़ों के लिए ऊन है वो भेड़ों से प्राप्त किया जाता था। ठीक है, तो ये आप हैं 3 तरीके हैं वो लिख सकते हो, मतलब 2 तरीके ही लिखना आपको। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना वैसे, लेकिन मैंने तीसरा एक्स्ट्रा में आपको बता दिया, है ना। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्मचक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब धर्म चक्र है। ठीक है, ये मतलब बौद्ध धर्म से है, तो बौद्ध धर्म का एक मतलब प्रतीक है। ठीक है, जैसे इस्लाम जो कि ईसाई धर्म का होता है ना, प्रतीक होता है क्रॉस होता है। ठीक है, तो ये ईसाई धर्म इसी प्रकार ना बौद्ध धर्म का ये प्रतीक है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे? बौद्ध धर्म के सबसे पुराने प्रतीकों में से एक है। दुनिया भर में इसका उपयोग बौद्ध धर्म को प्रतिनिधित्व करने के लिए उसी तरह किया जाता है जैसे एक क्रॉस है ना इसी धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। और एक आपको पता है एक डेविड का एक चित्र है, वो किसको प्रति करता है, मतलब किसको प्रतिनिधित्व करता है? तो यहूदी धर्म को, है ना। इसी पर ये आप इस प्रकार है वो लिख सकते हो। और धर्म चक्र समाज में धर्म को स्थापित करने की प्रक्रिया का प्रतीक है। ठीक है, ये धर्म चक्र आप इस प्रकार से इसमें है लिख सकते हो। बहुत ही आसान भाषा मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और अगला बिग क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, मौर्यों के बारे में जानने के 2 स्त्रोतों के नाम बताइए। ठीक है, तो स्त्रोतों के नाम में आपको पता है एक तो अशोक का शिलालेख है। ठीक है, और एक कौन सा है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, तो 2 लिख सकते हो, एक अशोक का शिलालेख और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और ज़्यादा है आप लिखना चाहो तो ज़्यादा लिखने के लिए मैं बता दूं, पहला है ना, सबसे पहले लिखोगे पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से आते हैं? साहित्यिक स्रोत में जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मैगस्थनीज की इंडिका है। ठीक है, तो ये साहित्यिक स्रोत में आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पुरातात्विक स्रोत है ना, पुरातात्विक स्रोत में कौन हो जाते हैं? जैसे अशोक का शिलालेख है, चांदी और तांबे के छेद जो कि वो आते हैं। ठीक है, चांदी और तांबे के छेद होते हैं ना, उनमें छेद होते हैं। ठीक है, तो हुए सिक्के का समावेश। ठीक है, तो ये आप आराम से लिख सकते हो, चांदी और तांबे के छेद हुए सिक्के का समावेश। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक के वीर शैव परंपरा को समझाए। जो कर्नाटक की वीर शैव परंपरा क्या है? आपको पता है मैंने ऊपर एक क्वेश्चन कराया था, बासवना जो कि ब्राह्मण था, है ना, बासवना ब्राह्मण था ना, वो वाला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है ये पूरा क्वेश्चन है। तो ये लाइन भी आप लिख सकते हो, दूसरे वाली है ना, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुए आंदोलन का नेतृत्व है
वो बासवाना ने किया था। ठीक है, तो इसमें है आप इसमें यही लिख सकते हो, मतलब ये पूरी एक लाइन तो ये होगी। उसके बाद है ना क्या लिखोगे, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। इसमें है ना ये बासवाना ने किया था, इसका नेतृत्व है ना। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बासवाना नामक ब्राह्मण के नेतृत्व में एक नया आंदोलन चला। बासवाना पहले बात तो था कौन, तो बासवाना एक ब्राह्मण था। बासवाना एक चालुक्य राजा के दरबार के मंत्री थे। यह प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे। ठीक है, किसको मानने वाले थे, जैन मत को। ठीक है, और यह प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे। इसके अनुयायी है वीर शैव या लिंगायत करे थे, जो भी इसके अनुयायी थे ना किसके, बासवाना के। ठीक है, तो उन्हें है क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं आपका वीर शैव या लिंगायत। ठीक है, तो वीर शैव मतलब क्या होता है, शिव के वीर। किससे कहते हैं, वीर शैव। आपको बता देते हैं वीर शैव। ठीक है, ये हमारा जो कि शब्द है, और इसका जो कि आप डैश लगा कर लिख देना सामने, शिव के वीर। और लिंगायत का मतलब होता है, लिंगायत किसको कहते हैं, लिंग धारण करने वाले। किसको, लिंग धारण करने वाले। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते हो, कर्नाटक के वीर शैव परंपरा को समझे। और लिंगायत है ना, लिंगायत के बारे में क्या लिखोगे कि लिंगायत शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में लघु लिंग धारण करते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, तो ये आराम से आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता कौन था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार है पूछा जा चुका है। ठीक है, मैंने एक इससे पहले एक और मॉडल पेपर कराया था, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने लिया था। ठीक है, और इसमें भी ये क्वेश्चन है वो आ चुका है आपके लिए, इब्न बतूता कौन था। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखोगे कि इब्न बतूता पहला, इसका पूरा नाम क्या है, तो इब्न बतूता जो कि एक तो आपको पता है मुसलमान, इब्न बतूता है मुसलमान यात्रियों में सबसे महान था। ठीक है, मतलब ये यात्री था। इब्न बतूता अरब यात्री, विद्वान तथा लेखक था। इनका पूरा नाम क्या था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ठीक है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता, ये पूरा नाम है वो था। और इब्न बतूता आपको मैं बता दिया कि इब्न बतूता मुसलमान यात्रियों में सबसे महान है वो था। ठीक है, और उससे मक्के की यात्रा, हज, जिसको मतलब आप कोस्ट में लिख सकते हो हज। ठीक है, मक्के की यात्रा जिसको कहते हैं हज, तथा प्रसिद्ध मुसलमानों का दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा थी। किसकी थी, जो प्रसिद्ध मुसलमान है ना, उनकी दर्शन करने की बड़ी है वो अभिलाषा थी। इसलिए क्या क्या इसी आकांक्षा को पूरा करने के उद्देश्य से वह केवल यह मतलब 21 वर्ष, कब, केवल 21 वर्ष की आयु में ही यात्रा करने निकल पड़ा। चलते समय उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी लंबी देशांतरों की यात्रा करने का अवसर है वो मिलेगा। ठीक है, मतलब 21 वर्ष में ही उन्होंने ये मतलब अभिलाषा थी, मतलब इच्छा थी। ठीक है, तो आप ये मान सकते हो। ये आप इब्न बतूता के बारे में लिख सकते हो, इनका पूरा नाम क्या था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता, और ये मुसलमान यात्रा में सबसे महान था। और फिर उन्होंने 21 वर्ष की आयु में यात्रा करने निकल पड़े, मतलब जो प्रसिद्ध मुसलमान होते ना उनका दर्शन करने के लिए, है ना। तो ये आप सब कुछ है आराम से इसमें लिख सकते हो। 9 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। यह पर अथवा में आप ये निचले वाला भी कर सकते हो, ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल लाइन्स हैं वो क्या थे, तो दोनों कर सकते हो। तो मैं आपको ऊपर वाला बता रहा हूँ कि अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण है वो किस प्रकार किया गया। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि अकबर की जो व्यवस्था थी ना, मतलब जो भूमि का वर्गीकरण है, तो वो कौन सी थी, तो भू राजस्व व्यवस्था थी। उसमें क्या होता था, कृषि योग्य भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। हमें भी यही पूछा किस प्रकार किया गया, तो 3 वर्गों में विभाजित थी। एक तो खालसा, जागीर और मदद ए मास। ठीक है, मार। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, खालसा, जागीर और मदद ए मार। ठीक है, तो ये लिख सकते हो आप। उसके बाद अथवा में ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल लाइन्स हैं वो क्या थे, तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने कौन सा सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ा। ठीक है, जो कि क्या है, पॉपुलर भी है एक आंदोलन, हमको पता है। और वो आंदोलन हुआ था आपका 1942 में। हुआ कब हुआ था, 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। असफलता के बाद क्रिप्स मिशन किया ना, तो भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय व्यापारियों ने भारत का सत्ता शहर किसे घोषित किया, यानी यूर्ब्स प्राइमा इन इंडिया। तो किसे है वो घोषित किया, भारत का सत्ता शहर। ठीक है, तो किसे घोषित किया गया था, तो मुंबई को घोषित किया गया। किसे घोषित किया गया, मुंबई को। तो आपका आंसर मुंबई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि 11th क्वेश्चन हो चुका है। और पार्टी ने 16 अगस्त 1946 को कौन सा दिवस जो कि मनाने का ऐलान है वो किया था, तो कौन सा दिवस है, तो आपको याद रखने के लिए बता दूं, कार्रवाई दिवस। कौन सा दिवस, कार्रवाई
दिवस। ठीक है, ये हमारा दिवस हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा में कि ये 16 अगस्त 1946 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, जब मुस्लिम लीग और बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी के उकसाने पर कलकत्ता तथा बंगाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुसलमानों ने भीषण जो कि दंगे छेड़ दिए। ठीक है, कभी कभी हमारे यहाँ पर देश में होता है ना दंगे, ठीक है, तो उसी तरह दंगे छेड़ दिए और 72 घंटों के भीतर 20,000 से अधिक हिंदू हैं वो मारे गए। 30,000 से जो हिंदू हैं वो अधिक गंभीर रूप से घायल हैं वो हो गए। ठीक है, तो इतना आप इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी सीधा आंसर आप कार्रवाई दिवस है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, जिन्स ए कामिल से क्या अभिप्राय है। जिन्स ए कामिल है उससे क्या अभिप्राय है, मतलब इसका अर्थ क्या है, आशय क्या है, तो आप कह सकते हो है ना। तो जिन्स ए कामिल किसको कहता है, तो आपको याद रखना कपास और गन्ना। कपास और गन्ना को क्या कहा जाता है, जिन्स ए कामिल। तो इसे क्यों कहा जाता है, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। कपास और गन्ने को मुगल राज्य में जिन्न ए कामिल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मतलब इसको इतना महत्व क्यों दिया जाता, क्या कारण है। ठीक है, तो मुगल राज्य किसानों को ऐसी फसलों को खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, मतलब जो कपास और गन्ने हैं ना इनको है ना बढ़ावा देता, क्यों देता, क्योंकि इनसे ना राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा है वो कर मिलता था, कर है ना, कर। ठीक है, मतलब वसूलते थे, तो ठीक है उस समय भी वसूलते थे, तो उसको है ना ज़्यादा है वो मिलता था मुगल राज्य में ना किसानों को ऐसी फसलें उगाने में, है ना, मतलब ये भी बढ़ावा देते थे कपास और गन्ने को। इस कारण कपास और गन्ने को मुगल राज्य में जिन ए कामिल के नाम से वो जाना जाता था। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास है वो कब किया गया, तो कब किया गया, तो मैं आपको बता दूं 1872 में। कब किया गया था, 1872 में ये प्रयास है पहला प्रयास किया गया था। और किसके द्वारा किया गया, तो ये ब्रिटिश वाइसराय था। कौन सा, ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड मेयो। कौन था, लॉर्ड मेयो। इसके द्वारा है कि दिन में पहली बार कराई गई थी। उसके बाद यह हर 10 वर्ष बाद है वो कराई जाती है। ठीक है, और पहली जनगणना है वो मतलब भारत में जो कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना है वो कब हुई थी, तो आपको यह भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना 1881 में भारत की पहली संपूर्ण जनगणना है वो हुई थी। और बाकी अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास है वो कब किया गया था, 1872 में किया गया था। और ब्रिटिश वाइसराय के अधीन में किया गया था, कौन, लॉर्ड मेयो के अधीन में, है ना। तो ये आप आराम से इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिए 14 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा खंड 100 है वो आ जाता है। पहला इसमें नीचे दिए गए नेक्स्ट स्टूडेंट खंड 100 है आ जाता है हमारे सामने कि नीचे दिए गए लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर 60 से 80 शब्दों में दीजिए। ठीक है, 60 से 80 शब्दों में आपको उनके उत्तर हैं वो देने। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन है महाभारत काल के द्वितीय चरण जो कि आपका हुआ था 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। और इनमें क्या होता, मिलने वाले घरों के बारे में बीरबल ने क्या कहा। ठीक है, द्वितीय चरण हुआ था, उसमें मिलने वाले घर मतलब उत्खनन किया गया उत्खनन किया गया, तो उसमें है ना घर मिले। ठीक है, किसको, बीबी लाल ने क्या लिखा, तो क्या लिखा बीबी लाल ने कि जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ, मतलब कोई क्षेत्र है उसका उत्खनन हुआ, ठीक है, मतलब खोदा गया, तो उसमें क्या हुआ, वहाँ से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना है वो नहीं मिली। ठीक है, निश्चित परियोजना है ना वो योजना है वो नहीं मिली, किंतु मिट्टी की बनी हुई दीवारें मिली। क्या मिली, मिट्टी की बनी हुई दीवारें एवं कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती हैं। ठीक है, क्या मिलती, कच्ची मिट्टी की ईंटें और दीवारें हैं जो कि मिट्टी की बनी हुई। ठीक है, और क्या मिला, सरकंडे की छाप वाले मिट्टी की प्लस्तर की खोज इस बात की ओर संकेत करती कि कुछ घरों की दीवारें क्या होती थी, सरकंडे की बनी होती थी, सरकंडे। ठीक है, जिन पर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, मतलब मिट्टी सरकंडे की बनी होती थी और फिर क्या कहते हैं मिट्टी का प्लास्टर है वो लगा दिया जाता था। ऐसा है वो लिखते हैं किसके बारे में, महाभारत काल के द्वितीय चरण में मिलने वाले घरों के बारे में बीबी लाल ने ये लिखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका आराम से हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख करना। शिक्षा एक उल्लेख है ना, ठीक है, तो वो उनके बारे में उल्लेख करना है, थोड़ा सा आपको बता देना कि ये शिक्षा है वो देते हैं। 4 आर्य सत्य हैं आपको बताएं, उनके बारे में थोड़ा लिख देना है, लिखो तो। ठीक है, उदासीन है, अनिस्वारवाद है, अनात्मवाद है, वेदों में विश्वास है, कर्मवाद, पुनर्जन्म, क्षणिकवाद, जाति पाति का खंडन, अहिंसा है और निर्वाण। ठीक है, क्या है,
निर्वाण। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट हैं। इसमें थोड़ा 1-2 पॉइंटों के बारे में थोड़ा आपको विस्तार से वो समझा देना, बाकी ये 10 पॉइंट है आपको लिख देने हैं। ठीक है, 4 आर्य सत्य हैं और 10 हैं आपको शील हैं, अनिस्वार्थ है, अन्नात्मवाद है, वेदों में विश्वास है, कर्मवाद, पुनर्जन्म, क्षणिकवाद है, निर्वाण है, जातिपाति का खंडन है। ठीक है, तो ये सब कुछ आप आराम से है वो लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक। ठीक है, कब से? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक कृषि क्षेत्र में हुए मुख्य परिवर्तनों का उल्लेख करना। कृषि क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, मतलब किस किस का लोहे उपकरणों का प्रयोग होने लगा, धान की रोपाई पद्धति का विकास होने लगा, ये सब कुछ मतलब इसके बारे में थोड़ा सा आपको वर्णन है वो करना। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे कि विस्तार से आपको समझाओ, एक एक चीज़ है विस्तार से समझूंगा ताकि आपको भी टाइम वेस्ट नहीं हो फालतू। मतलब ये मॉडल पेपर किस लिए लाया हूँ, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और आप थोड़े समय में बहुत कुछ सीख सको। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सर्वप्रथम लोहे उपकरणों का कृषि क्षेत्र में प्रयोग किया जाने लगा। मतलब ये 6ठी शताब्दी में जो लोह उपकरण हो गया था ना, वो उनका कृषि क्षेत्र में प्रयोग किया जाने लगा। धान की रोपाई पद्धति को अपनाया गया एवं दासों को कृषि क्षेत्र में लगाया गया। ठीक है, और समस्त कारणों से कृषि क्षेत्र उत्पादन में वृद्धि हुई, साथ इस काल में जैन एवं बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आप विस्तार से लिख सकते हैं। और इसमें पॉइंट लिखना चाहो पॉइंट के हिसाब से तो भी क्या लिख सकते हो कि कृषि क्षेत्र में लोह उपकरणों का प्रयोग होने लगा। दूसरा पॉइंट, धान की रोपाई पद्धति का विकास होने लगा। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो दासों को कृषि क्षेत्र में लगाए जाने लगा। ठीक है, और चौथा पॉइंट है आप लिख सकते हो हमारा क्या, बौद्ध एवं जैन धर्म में पशु हत्या पर पाबंदी आदि। ठीक है, तो ये आप यहाँ आज लिख सकते हो। ये 4 पॉइंट आप मैंने आपको जो कि बता दिए, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने बताए, बहुत ही अच्छे तरीके से वो आपको बताए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि खंड द जो कि इम्पोर्टेंट है वो क्यों है। ठीक है, तो खंड द जैसे कि मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट है, और यदि आप खंड अ में कोई क्वेश्चन नहीं आता वो कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो खंड द इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन है वो आप याद कर लोगे, क्या कर लोगे, इन्हें याद कर लोगे। तो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, वो इन्हीं में से बनते हैं। ठीक है, मतलब जो खंड अ वाले हैं ना वो तो छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, वो है ना खंड स में से बनता है, छोटी छोटी लाइनें कहीं से बीच में से पूछ लिया जाता है ना, तो वो है ना वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि आप बड़े क्वेश्चन को आसानी से समझ लोगे, है ना। तो खंड अ वाले क्वेश्चन है वो याद जल्दी है, वो याद कर लोगे। इसलिए खंड अ जो खंड स है वो खंड द, कौन सा, खंड द इम्पोर्टेंट है। और इसका वो खंड अ वाले क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो, जो नहीं आ रहा है वो कैसे कर सकते हो, तो वो भी इस यही आंसर, उसका भी ये आंसर है कि खंड द वाले आप जितना हो सके क्वेश्चन है वो याद करो, बड़े क्वेश्चन है जितना हो सके समझने की कोशिश है वो करो, तभी आप ये खंड अ वाले क्वेश्चन है वो याद मतलब आपको याद हो जाएगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि खंड द वाले आपको हमने याद कर लिया, जो बड़े क्वेश्चन है वो तो याद कर लिए, छोटे क्वेश्चन तो उसी में से आएंगे ना। तो इसलिए है वो आप क्वेश्चन है वो आसानी से कर सकते हो, जो कि मैंने पहला और दूसरे पे टिक लगाया कि वो आपको नहीं आ रहा है तो भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आप इस प्रकार है वो कर सकते हो। ठीक है, बाकी नकल करना कर लो। ठीक है, तो स्टूडेंट 17 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं 18 क्वेश्चन। किताब उल हिंद है वो किसने लिखी, इसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश है वो डालना है। ठीक है, कौन कौन सी इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किताब उल हिंद है वो लिखी किसने। तो लिखी किसने, तो अब मैं आपको बता दूं, ये पुस्तक है अल बरूनी ने लिखी। इसने लिखी, अल बरूनी ने ये पुस्तक है वो लिखी। कौन सी, किताब उल हिंद। ठीक है, और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं, अब हम बढ़ते हैं। किताब उल हिंद जो कि अरबी में लिखी गई, किस भाषा में लिखी थी, तो आपको याद बता दूं अरबी भाषा में ये लिखी गई थी। और ये एक विस्तृत ग्रंथ है, मतलब ये एक प्रकार का क्या है, ग्रंथ है। ठीक है, ये लिख सकते हो, जिसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, मूर्तिकलाओं, कानून, इन विषयों के बारे में वर्णन है वो किया गया। ग्रंथ के बारे में है ना, धर्म के बारे में है और दर्शन के बारे में, जो भी त्योहार हैं, रीति रिवाज के बारे में, इस प्रकार इसमें है वो वर्णन है वो किया गया है। तो इस प्रकार से आप इसमें है ना 18 नंबर क्वेश्चन है आप कर सकते हो इसकी मुख्य विशेषता में। और किताबों लिखी अल बरूनी है ना, तो ये आराम से कर सकते हो। उसके बाद बादशाहनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। आपको पता है एक होता है अकबरनामा और एक होता है बादशाहनामा। ठीक है, तो बादशाहनामा पर संक्षिप्त है वो टिप्पणी लिखनी, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा आपको है वो विस्तार से समझाना है। ठीक है, बस में लिखोगे क्या, पहली बात तो बादशाहनामा का लेखन है वो किसने किया था, तो बादशाहनामा का लेखन है ना जो फजल हैं के शिष्य था एक, कौन था, अबुल फजल। पहली बात तो कौन था, ये इन्होंने है ना क्या लिखी, अकबरनामा। ठीक है, जो अबुल फजल था ना इन्होंने तो लिखी अकबरनामा। ठीक है, और जो इनका शिष्य था ना अब्दुल हमीद,
लाहौरी द्वारा किया गया था ये लेखन इसका, किसका, बादशाहनामा का। ठीक है, यह भी 3 भागों में विभाजित था। जो अकबरनामा ना वो भी 3 भागों में विभाजित है, और ये भी कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित है। हमें तो बादशाहनामा पूछा है, लेकिन अकबरनामा के बीच में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी है वो बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है, एक तो हम 2 और चीज़ों को कंपेयर करते हैं ना, तो हमें अच्छे तरीके से याद होता है ना। सिर्फ एक चीज़ लिखते हैं तो वो जल्दी भूल चलते हैं। दोनों बारे में बताऊंगा, ये भी याद हो जाएगा और वो भी याद हो जाएगा, है ना। तो 3 भागों में इसको भी है विभाजित किया गया, और प्रत्येक भाग में 10 वर्षों का विवरण है। मतलब जो बादशाहनामा है इसमें 10 क्या है वर्षों का विवरण है। कितने वर्षों का, 10 विवरण। अकबरनामा का अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा अंग्रेजी में पूर्ण अनुवाद तथा मतलब ये अनुवाद किया गया था अकबरनामा का। ठीक है, लेकिन बादशाहनामा के कुछ अंशों का अनुवाद अंग्रेज लेखक हेनरी बेवरिन द्वारा किया गया। ठीक है, जो मतलब ये भी क्या थे, लेखक थे हेनरी बेवरिन। तो ये सब कुछ आप आराम से लिख सकते हो। और अकबरनामा और बादशाहनामा मुगल इतिहास का सबसे प्रमुख चित्रित ग्रंथ है। ठीक है, मतलब ये कैसे होता है, मतलब ये क्या है अकबरनामा और बादशाहनामा, जिनको नहीं पता उनको बता दो। ये है ना इतिहास के सबसे प्रमुख चित्रित ग्रंथ है मुगल इतिहास के, है ना। मतलब अकबर के बारे में बताए गए हैं इसमें अकबरनामा में, ऐसे है सब कुछ आप इसमें आराम से लिख सकते हो। थोड़ा कुछ मैंने कारण भी आपको बता दिया है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो। उसके बाद 20 नंबर, संविधान हड़प्पा सभ्यता में व्याप्त सामाजिक विषमताओं को समझने का एक बेहतर स्रोत व्याख्या कीजिए। मतलब इस कथन के बारे में आपको समझाना है। ठीक है, मतलब विषमताओं मतलब ऐसे कौन कौन सी विषमता है, जो कारण है वो लिखने हैं। ठीक है, मतलब जो सामाजिक विषमताएं थी, ठीक है, उनको लिखना है। तो इसमें क्या लिखोगे कि यहाँ पर अंतिम संस्कार व्यक्ति को दफना कर किया जाता। मतलब अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता, विषमताएं थी नहीं कुछ, मतलब घटिया जो चीज़ें थी वो। ठीक है, वो लिखनी है। यहाँ पर अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता, व्यक्ति को दफना कर है वो किया जाता था। ठीक है, और कब्रों की बनावट एक दूसरे से अलग है। जो कब्रें होती है ना उनकी बनावट भी क्या होती है, एक दूसरे से अलग अलग होती है। ठीक है, और कई कब्रों में ईंटों की चिन्हई की गई है। क्या क्या की गई है, कब्रों की चिन्हई की गई है, और कई में की भी नहीं गई है। ठीक है, जबकि कहीं कब्रें क्या है, समान ही है। ठीक है, कहीं में तो जो ईंटों की चिन्हई होती है ना वो कर देते हैं, लेकिन कहीं पर नहीं की गई। मतलब ये हमने खोदा ना उस समय, तो उसमें पता चला। और कब्रों में व्यक्तियों के साथ क्या होती थी, जो कब्र होती थी ना उसमें व्यक्तियों के साथ क्या होती थी, मिट्टी के बर्तन होते थे और आभूषण दफना दिए जाते थे, क्योंकि शायद हड़प्पा के लोग पुण्य जन्म में विश्वास रखते थे। और जो कब्र होती थी ना उसमें और क्या मिला, कब्रों में से तांबे के दर्पण, मन के और आभूषण मिले। क्या मिले, दर्पण और तांबे के। ठीक है, और क्या मिले, मन के भी मिले, और क्या मिले, आभूषण भी मिले। ठीक है, मतलब ये लोग पुण्य जन्म में विश्वास रखते हैं, मतलब कि पुण्य जन्म है हो सकता है। ठीक है, इसलिए वे साथ में ये रख देते। ठीक है, बर्तन है, आभूषण है। ठीक है, तो ये आप सब कुछ आराम से इसमें लिख सकते हो। मैंने आप काफ़ी अच्छा आपको बता दिया है काफ़ी अच्छे तरीके से। उसके बाद दांडी मार्च के महत्व पर प्रकाश है वो डालना है। दांडी मार्च, दांडी यात्रा कब से शुरू हुई थी, कहाँ तक चली, कहाँ से शुरू हुई, ये सब कुछ आराम से कर सकते हो। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि ये है ना 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक है वो चली दांडी यात्रा। ठीक है, मतलब 24 दिन की ये यात्रा है वो चली। गांधी जी ने इसकी शुरुआत की। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सैन्य अवज्ञा का कार्य था। 24 दिवसीय थी और 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 तक है वो चली थी। मतलब कुल मिलाकर 24 दिनों तक है वो ये चली थी। और एक तरह जो कि अनुयायी है इनके साथ है महात्मा गांधी जी के साथ। ठीक है, तो ये सब कुछ, और साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और दांडी जाकर है वो समाप्त हुई थी। ठीक है, तो सब कुछ आराम से लिख सकते हो। इसके बारे में थोड़ा मतलब विस्तार से है समझाने आपको किस किस प्रकार हुई थी, क्यों हुई थी, है ना, तो ये लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, पाकिस्तान का नाम विषय पर चर्चा कीजिए। जो पाकिस्तान का नाम उस पर विषय चर्चा कीजिए, ये आप खुद कर लेना। उसके बाद लखनऊ समझौता क्यों हुआ था, ये भी आप हैं खुद कर सकते हो। लखनऊ समझौता है वो क्यों हुआ था, किताब में आसानी से मिल जाएगा। मतलब इस समझौते में भारत सरकार के ढांचे और हिंदू तथा मुसलमान समुदाय के बीच संबंधों के बारे में प्रावधान था। ठीक है, तो ये सब कुछ आप आराम से वो कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकनन है वो कौन था। तो बुकनन है वो कौन था, तो ये फ्रांसीसी बुकनन एक चिकित्सक था। क्या था, फ्रांसीसी बुकनन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा में कार्य किया। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली का श्रेष्ठ चिकित्सक था, मतलब चिकित्सा उनका था। ठीक है, और अपने प्रवास के दौरान उसके कोलकाता में एक चिड़ियाघर की स्थापना
स्थापना की, ठीक है, जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाएगा। क्या कहलाया? कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया था। ये बुकन है वो क्या था? शल्य चिकित्सक था। किसका? ये लॉर्ड, मैंने अभी नाम बताया था आपको, जनरल लॉर्ड बेलेजेलो, ठीक है, ये इनका शल्य चिकित्सक था, ठीक है। तो इनके बारे में आप आराम से लिख सकते हो। उसके बाद मौर्य वंश के बारे में आप क्या जानते हैं ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली एवं महान राजवंश था, ठीक है, मतलब प्राचीन भारत का। इसने 137 वर्षों तक है ना वो राज है वो किया, भारत में राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय किससे दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री थे आचार्य चाणक्य को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य और उसके चंद्रगुप्त मौर्य का ये मंत्री था, क्या नाम था? आचार्य चाणक्य, है ना, इनको है वो दिया जाता है, जिन्होंने नंदवंश के सम्राट घननंदन को पराजित किया। किसको किया? घननंदन को, है ना। और ये साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ और इसकी राजधानी है पाटलिपुत्र, मतलब अब जो कि पटना थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप आराम से वो कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई लिखिए। तो इसमें ये भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, थोड़ा बहुत बता देना ताकि आपको याद हो जाए ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की। किस समय की? 1921 में की। किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक पुरातत्व स्थल उत्खनन कर इस सभ्यता का खोज है वो की, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, ये मैंने पूरा बता दिया। उसके बाद खंड द है, ये तो आपको पूरा ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, तो मतलब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपको ढूंढने में दिक्कत होती है ना, इसलिए छोटे क्वेश्चन सारे बता दिए, और जो बड़े क्वेश्चन है वो तो आराम से किताब में मिल जाएंगे, क्योंकि वो तो टॉपिक है पूरा, ठीक है। स्थापत्य की कौन कौन सी परंपराओं में ने विजयनगर के वास्तु को प्रेरित किया, उन्होंने इस परंपराओं में किस प्रकार बदलाव किए, मतलब जो परंपरा थी स्थापत्य की, ठीक है, तो विजयनगर में, ठीक है, तो कौन कौन सी प्रेरित किया वो इसके बारे में लिखना है, और परंपराओं में किस प्रकार बदलाव किया, जो परंपराएं थी ना उनको किस प्रकार बदलाव किया, वो सब कुछ लिख सकते हो। उसके बाद सूफी मत के प्रमुख धार्मिक विचारों और आचारों की व्याख्या कीजिए। तो ये तो मैं दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ठीक है। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं के बारे में वर्णन करना है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी करा दिया है एक बार, ठीक है, मतलब जो पीछे मॉडल पेपर आया था उसमें करवा दिया, ठीक है। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन करना है, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को कैसे बदला, वर्णन है वो कीजिए, ठीक है। जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया था। इसी प्रकार असहयोग आंदोलन चलाया था, चंपारण आंदोलन चलाया था। तो उसके राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को कैसे बदल डाला, ये वर्णन है वो करना है, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी करो, जहाँ तो उसके आपको मोहनजोदड़ो में ही करना चाहिए, वो सरल है और ये भी सरल ही है, ठीक है। और इसके बाद ये 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है, बम्बई नगर में भवन किन किन भवन निर्माण की शैलियों के अनुसार बने गए, वर्णन है वो कीजिए, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता के लुप्त होने के कारणों की विवेचना करनी, ठीक है, जो लुप्त हो गए थे ना हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। 5 नंबर का क्वेश्चन है और ज़्यादा आसान है, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वैश्विक मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को सावधानीपूर्वक पढ़कर अंकित कीजिए, ठीक है। क्या अंकित करना है, ठीक है। कौशाम्बी, लाहौर, हड़प्पा सभ्यता, दांडी मार्च स्थान, ठीक है। ये भी आसान है, मत्स्य, अवंतिका, कालीबंगा या फिर तक्षशिला। तो दोनों में से आप कोई भी करो, ठीक है। ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4 दोनों में से कोई भी कर सकते हो। और पेपर लेवल है जो कि आप देख सकते हो 78% है, मध्यम से कठिन, ठीक है, मतलब मध्यम से कठिन है, ठीक है, आसान है बिल्कुल भी नहीं है, मध्यम से कठिन है, ठीक है। उसके बाद ये पूरे प्रश्न हो चुके हैं। बाकी इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तब तक के लिए। और बाकी जो मॉडल पेपर हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।